रिद्धि, अरे यही घर तो है नीलम का। के पेट ही जाना पड़ेगा। बिल बजा रहे हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। नीलम बेटा, हो सकता है सामने कोई नहीं होगा। अरे ना जाने कौन गवार है जितनी देर से बिल बजा जा रहा है। अरे समय करो जी, अरे नमस्ते समझन जी। हाँ ये बैठी ना। वैसे आप लोगों को इधर कैसे आना हुआ? बस मुझे 4 बार सुनाने का पहला जन्मदिन है तो उसी का न्योता देने आए हैं। हमने सोचा इसी बहाने हम नीलम का ससुराल भी देख लेंगे। अच्छा नीलम, ओ नीलम जरा सामने आ, तुम्हारे बुआ फूफा जी आए हैं। अरे बुआ फूफा जी कैसे हैं आप? ठीक है नीलम, बस तुम अपने बुआ फूफा जी को चाय नाश्ता करवाओ। कोई भी मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ मुझे 4 बार सुनाने का। में थोड़ा दर्द हो रहा है। जल्दी नाश्ता लेकर आओ। वो क्या है ना बुआ जी, आज सुबह से ही मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आराम करने चली गई। रिद्धि, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो बस जा ही रहे हैं। वो तो कार्ड बांटने निकले थे तो सोचा बहुत दिनों से तुझे देखा भी नहीं है, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए हम लोग कार्ड के बहाने आ गए। और ये ले बेटा, ये तेरे भतीजे के पहले जन्मदिन का कार्ड है। तुम लोग जरूर आना बेटा नीलम, और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। वो समदन जी की तबीयत खराब है इसलिए समदन जी तो आराम करने चली गई बेटा, इसलिए ये कार्ड तुम्हें ही दे देते हैं। जी बुआ जी, ठीक है तो बेटा हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बुआ जी, कम से कम चाय तो लेनी ही पड़ेगी आप लोगों को। नहीं नहीं बेटा, हम लोग फिर कभी आएंगे, अभी तो हम लोग जरा जल्दी में हैं। नीलम के बुआ फूफा जी मुश्किल से 5-10 मिनट नीलम के ससुराल में रुकते हैं। नीलम के बुआ फूफा जी को नीलम की सास का इस तरह से बेरुखा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो लोग काट देकर वहाँ से जल्दी ही निकल गए। और जैसे ही नीलम के बुआ फूफा जी वहाँ से जाते हैं वैसे ही नीलम की सास वहाँ आकर बैठ जाती है और नीलम को ना जाने क्या क्या सुनाने लगती है। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की है कि जब भी मेरे मायके पक्ष से कोई भी आता है तो मम्मी जी का व्यवहार ऐसे ही बेरुखा हो जाता है। वो कभी मेरे मायके वालों के साथ कुछ भी नहीं होता। अरे इन लोगों को भी ना ये पहले की तुम चैन नहीं है, बस मुंह उठाए और चलते बने। कहूँ मैं तुम्हें आए दिन इसके मायके से कोई ना कोई आते ही रहता है। बड़ी अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरी। अरे समझ में नहीं आता ये इसके मायके वालों को कोई काम धाम होता है या नहीं। जब देखो तब कभी इसका न्योता कभी उसका न्योता, बस मुंह उठाए यही पहुंच जाते हैं। अरे हमारे भी तो मायके वाले थे लेकिन हमारे मायके से तो कभी इतना न्योता नहीं आया। हमारे मायके से तो कोई रोज जैसे उठकर नहीं आ जाता जैसे बहू के मायके से आ जाते हैं। अरे शर्म नहीं आती इन लोगों को, इस तरह बार-बार आते रहते हैं अपनी बेटी के ससुराल। नीलम की सास जब भी नीलम के मायके से कोई भी जाता तो 2-3 दिन तक बस अपने शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती। एक साल से तुम्हें और शादी के लिए मना जानबूझकर रहा नीलम था, की सास कितनी इतने बार बोला जोर-जोर से उसने बोलती कि माँ मैं रिद्धि से शादी करना चाहता हूँ, नीलम तक मैं रिद्धि से सुनाई शादी करना चाहता हूँ। अरे खास लेकिन नहीं, अपने बेटे की शादी से जाति पहले समाज का भूत अपनी चढ़ा बेटी हुआ की था। बात मान ली बहू के होती। परिवार वाले तो राजी थे ना इस शादी के लिए, कि बस मम्मी तुम्हारे इतने बड़े कुंडे वाले तुम्हारे का कारण रिश्ता हमारे मत बेटे ने करो, भाग कर लेकिन शादी नहीं की है। चाहती ये तुम राजी खुशी से मान अपने जाती बेटे का तो आज रिश्ता हम जोड़ हमारे दिया। बेटे की शादी शान से इसी करते। तरह नीलम की सास लेकिन की शिकायतें तुम खत्म होने का नाम नहीं अलग ही करती थी। और ये 2-3 दिन तक लगातार चलते रहता है। जब भी इस घर में दीदी आए, मामा जी आए, मामी जी आए, मैंने बुआ ऐसा कब मौसी बोला? चाची मैं तो बस कोई ये भी बोल आ रहा जाए हूँ, मम्मी तो बड़ी शादी के खुश लिए हो राजी हो जाकर जाती उन लोगों से तो बात आज बड़े करती है, धूमधाम से हम उनकी अपने बेटे खातिरदारी की शादी करवाती है करते। मुझसे। लेकिन मेरे मायके से कोई आ जाए मम्मी जी का मुंह बनने लगता है और 3-4 दिन तक मुझे उल्टे-सीधे सुनाने लगती है कि मेरे मायके वाले ऐसे हैं, मेरे मायके वाले वैसे हैं। अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है तो कोई भी कार्यक्रम में वो लोग मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। न्योता देने आते हैं उसमें भी दिक्कत, कोई न्योता ना दे गलती से उसमें भी दिक्कत। अभी 3 महीने पहले की तो बात है, मेरी बुआ की बेटी के ससुराल में कोई कार्यक्रम था तो वो लोग हमें कार्ड देना भूल गए तो मम्मी जी का तो मुंह ही चढ़ गया था। भला अब तो मम्मी जी मुझे कितना सुना रही थी कि वो लोग मुझे भूल गए, मेरे परिवार वाले मुझे कोई चाहता नहीं है और ना जाने क्या क्या सुना रही थी। मत करो, मैं तो कुल जा मिला रहा के हूँ। चिट भी मेरा मुझे पट भी नहाना मेरा। भी है, मम्मी जी का नहाकर यही मुझे रोल रहता है करना घर में, जहाँ से न्योता नहीं आएगा वहाँ जाने की बात जरूर करेंगी कि मैं तो जाने वाली थी, यदि न्योता आता तो मैं जरूर जाती, लेकिन जहाँ से न्योता आता है वहाँ तो कभी नहीं जाती है। कभी-कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं मम्मी जी की हर एक बात का जवाब दे दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कारों ने मुझे मजबूर कर रखा है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। हेलो हाँ दीदी, कैसी हैं आप? हाँ जानकी, मैं तो अच्छी हूँ और तुम बताओ तुम कैसी हो? बस जीजी अच्छी हूँ समझो। अच्छा जीजी कुछ दिनों के लिए आ जाइए ना, इतने दिन हो गए आप आए नहीं हैं, आपको याद आ गई है मुझे तो। अरे क्या बताऊं जानकी, नहीं जीजी कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तो कहती हूँ 1-2 दिनों के लिए आ ही जाइए आप। अच्छा ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो मैं कल ही आ जाती हूँ, लेकिन देख 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगी। अरे जीजी आप आ तो जाइए, पक्का ना आप आ जाइए कल? हाँ जानकी मैं आ जाऊंगी। ठीक है फिर मैं बहू से बोलकर आपकी पसंद के सारे पकवान बना लूंगी। ठीक है जानकी, लेकिन बहू को ज्यादा परेशान मत करना। अरे नहीं जीजी इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ठीक है दीदी राधे राधे, कल इंतजार रहेगा आपका। सुनो नीलम, कल मेरी बड़ी बहन आने वाली है तो देखो मुझे तो मालूम ही है उन्हें खाने पीने में क्या पसंद है तो तुम सारी तैयारी कर लेना। और मैं अभी तो फिलहाल बाजार जा रही हूँ, मेरी बहन की पसंद की सारी मिठाइयाँ लेकर आऊंगी मैं। ठीक है मम्मी जी, इसे कहते हैं भेदभाव। अरे इन्हें शर्म भी नहीं आती यही कि यही भेदभाव करते हुए। अरे 2 दिन पहले मेरी बुआ फूफा जी आए, वो
खुशबू आ रही है। और आज अरे वाह खुद से फोन कर करके अपनी बहन को बुला रही है और बुलाने के साथ साथ पता नहीं मुझे भिड़ा दिया काम कि मैं बनाऊं की बहन की पसंद की सारे पकवान। अगर मेरे कोई रिश्तेदार आ गया तूने एक कप चाय तो भारी लगने लगता है और क्या सब्जी बनाई है तुमने तो बड़े बड़े मिठाई के डब्बे आ जाते हैं घर में। मैं तो अभी चुप हूँ लेकिन देखती हूँ जिस दिन बुआ जी के यहाँ कार्यक्रम में जाने की बात आई और मम्मी जी ने तमाशा किया उस दिन तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। उसी दिन मैं अपनी सारी भड़ास निकालूंगी। नीलम की शादी को 3 साल हो चुके थे। नीलम अपने ससुराल में ये सब पिछले 3 सालों से झेल रही थी लेकिन अब धीरे धीरे नीलम की तबीयत का बांध टूटने लगा था। हम तो खा ही रहे हैं खाना। नीलम ने भी खाना कर लिया था कि वो चुप नहीं रहने वाली है। खड़े होटे की अपनी सब्जी सास की हर एक बात का जवाब देगी। नीलम का पूरा दिन भर का समय पकवान बनाने में निकल जाता है और दूसरे दिन नीलम की सास की बड़ी बहन आ जाती है। और काम बहुत ज्यादा है। तैयार कर लिया है कल सारी लेकिन फाइल फिर भी कंप्लीट करके मम्मी मुझे देना अब है। इसमें 50 कमी गिरा देगी मुझे। फिर खाते हैं हम सुनो खाना। बहू, मेरी बहन आ गई है तो तुम खा लो तुमने खाना। सारा तैयार कर लिया है देखो जी मम्मी जी अभी लेकर आती हूँ मैं सामने खाना। लेकिन आज आप घर पे हैं अपनी बहन की कितनी चिंता है इन्हें। इनके सिर का सारा दर्द गायब हो गया। इनके सर में दर्द थोड़ी सिर्फ देर और मायके रुक वालों जाओ। को देखकर होता है। हम फिर खाते हैं खाना। प्रणाम बड़ी मम्मी। अरे खुश रहो बेटा कैसी हो तुम। अरे आप भी ना जीजी इसे भला क्या होगा मजे से घर में 3 टाइम खाओ 4 घंटे अपने कमरे में आराम करो। यार कल से बहू के पास काम ही क्या होता है। अरे मिर्ची मसाला खाना खा लो ना मिक्सी में बांट लेती मुझे आज बहुत वॉशिंग मशीन में मुझे धो समय लेती लग है जाएगा दीदी। पोछा लगाने के लिए कौन सा मॉपिंग मशीन आ गई है। अरे सारे काम का लोग मशीन से ही करती हैं तो भला इन्हें क्या तकलीफ होगी दीदी को ससुराल कैसे में। समझाऊं तकलीफ तो मैं? हमारे आज जमाने में काम हुआ का कितना करती थी बर्डन बहू को। आपको याद है ना दीदी अरे पूरा साल बीत जाता था लेकिन कभी हम अपने रिश्तेदारों का चेहरा नहीं देख पाते थे। यहाँ तो हर महीने पूरा कुल महीने उठकर आ जाता है बेटी के ससुराल। मतलब तुम अभी तक आपको याद है ना दीदी मेरी शादी में आपके ससुराल वाले आपको आने नहीं दिए समझ नहीं आती है क्या? क्योंकि आपकी जेठानी की डिलीवरी होने वाली तुम थी। खाना खा लो। पहले तो शादी ब्याह जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी घर की बहू अपने मायके वालों के यहाँ शामिल नहीं होती थी लेकिन आजकल तो अरे कोई पैदा हो गया तो बुला लो उसका जन्मदिन कर रहे हैं तो बुला लो किसी की शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो बुला लो। और आजकल की बहू कहाँ सिचुएशन को बात मानती है कहीं का न्योता निमंत्रण आया नहीं और एक पैर में जाने को तैयार खड़ी रहती है। जबरदस्ती है। अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा समय बदल गया है। खाना नहीं खाओगी। देख बहू ने कितने प्यार से गुलाब जामुन और समोसे बनाए हैं चल खाते हैं दोनों बहन। हाँ जीजी कब से समोसे और गुलाब जामुन को ही तो तक रही हूँ मैं। ये समोसे का सही देख रही है अरे कोई आकार प्रकार ही नहीं है बस अदरक की तरह आरे तिरछे बना दिए बहू ने। नीलम की सास लगातार नीलम की बुराई करते रहती है लेकिन नीलम भी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते रहती है। नीलम की बड़ी सास 2 दिनों तक रुकती है और इन 2 दिनों में नीलम की बड़ी सास हो गया आपका? नीलम में कोई कमी नजर नहीं आई। ये क्या बात हुई माँ? 2 दिनों के बाद लगाकर बहू बेटों की बात सुनना छोड़ दीजिए। अपनी बहन जानकी को समझाकर यहाँ हमारी क्या बात चल रही है आपको पता ही नहीं है। बस आपने जैसा ही सुना कि मेरी बेटी पर नाराज हो रहा हूँ आप चले आए मेरे ऊपर चढ़ाई करने। अब भी तो एक मौका नहीं छोड़ती है माँ है ना। बस हर बात में आप एक ही ताना मारती है कि तूने लव मैरिज किया है तो ऐसा होगा तो ऐसा। ये कौन सी बात है? और ये बताइए किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? जो माँ बाप की मर्जी से शादी होती है क्या उन पति पत्नियों के बीच में झगड़ा नहीं होता? और दूसरी बात छोड़िए आप और पापा भी तो कोई काम तो होता है झगड़ते रहते हैं। बात बात पर यही बोलती हैं कि तूने लव मैरिज किया है तूने लव मैरिज किया है। कैसे आना हुआ अचानक वो क्या है ना समझ मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है अगले हफ्ते मेरी बेटी की सगाई है बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं। अच्छा बधाई हो आप लोगों को। नीलम अपने चाचा चाची को चाय नाश्ता करवाओ मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। बात बोल रहा है हमेशा की तरह समय बस आप एक बात समझ लिया था लव मैरिज कर लिया बताइए शादी तो आप भी लड़की से ही करवाते ना मेरी क्या कमी है रिद्धि में आप ही बताइए। जो एक अच्छी बहू में गुण होना चाहिए वो सारे गुण रिद्धि में है माँ ये सारी बातें जानती हैं लेकिन बस आप रिद्धि को अपना नहीं रही। नहीं बेटा हम लोग तो बस निमंत्रण देने आए थे। प्रणाम चाचा चाची जी। अरे खुश रहो बेटा जमाने में जी रही और बताओ कैसे हो बेटा तुम? बताइए जैसे जी आपको चाचा जी मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद है। बनाया है हाँ वैसे बेटा, ही रिद्धि को भी हमेशा भगवान ने ऐसे ही बनाया हो है। तुम लोग। आपका अभी भी आपकी खून लाल बड़ी है बेटी की मेरा भी खून सगाई लाल का है कार्यक्रम और है रिद्धि का भी खून बेटा। लाल आप सब लोगों को है। ये सब जात परिवार पात में तो इंसाना इंसान है। नहीं बनाए हैं जी चाची माँ जी भगवान ने तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है हमें। ठीक है बेटा, जैसे आपको चलते 2 हैं आँख हम 2 कान लेकिन 1 मुंह 1 चाचा नाक चाची दिया है अभी वैसे भी ही आप रिद्धि लोग को आए हो भगवान ने और दिया है ऐसे वैसे ही हम बिना सबको कुछ भी खाए दिया पिए है। अच्छा लगता है फिर बेटा। आप फालतू की बातें हाँ क्यों भाई करती हैं ये ये अच्छी बताइए। बात नहीं है बैठिए ना आप लोग कुछ खा पी कर जाइए। नहीं बेटा फिर कभी अभी तो हम लोगों को निमंत्रण देना है काफी घर में फिर कभी आएंगे ना बेटा हम लोग। जी जरूर आइए चाची जी। नीलम कल तो तुम्हारे बुआ जी के पोते का बर्थडे है ना? हाँ जी है तो। अरे बेटा इसे भी कौन कौन सा रिद्धि, कार्यक्रम याद माँ की रहेगा। तरफ से मैं तुमसे आए माफी दिन तो इसके मांगता हूँ। मायके में कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है पता नहीं कितना बड़ा कुंभ है। और तू ही बता प्रमोद क्या सच्ची रिश्ता निभाना जरूरी है क्या? ऐसे सच्ची रिश्ता निभाने चलोगे तो ससुरालियों के चक्कर में तुम तो बर्बाद हो मेरी जाओगे। पत्नी हो लेकिन मम्मी नीलम की बुआ के यहाँ का ये पहला कार्यक्रम है तो हम लोगों को तो जाना होगा। लेकिन कल तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक काम कीजिए ना नीलम के साथ आप ही चले जाइएगा। अरे हाँ तो कहीं नहीं जाएंगे पहले ही बता देती हूँ। क्यों मम्मी क्यों नहीं सुशीला, जाएंगी आप? तुम्हें कितनी ऐसा बार क्यों बोला? कह रही बहू है? बेटों के बीच में और वैसे भी कर दो। बुआ जी और फूफा जी ने घर में आकर न्योता दिया है तो हम लोगों को तो जाना बनता है ना।
और आपको तो जाना ही चाहिए मम्मी। बहू बेटों के बीच में बोलना बंद कर दो, वरना अरे आलोक बेटा, किसी दिन हमारा बेटा तुम्हें अच्छी तरह धो मुझे डाले। कैसे मालूम इसके बुआ फूफा जी ने खुदा पर मुझे न्योता दिया है? हमको किसी ने न्योता नहीं दिया है। इसके बुआ फूफा जी आए और अपनी लाडली भतीजी को न्योता देकर चले गए। ऐसे होता है क्या? मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? आपने ही तो कहा था ना कि आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप अपने कमरे में चली गई। अरे कमरे में ही तो गई थी, कोई मर नहीं गई थी, घर में ही थी ना, कोई घर से बाहर तो गई नहीं थी। अरे इतना बड़ा कुनबा है तुम्हारा, लेकिन समझ तो ना मात्र की नहीं है। ऐसे होता है भला? बेटी के ससुराल आओ और बेटी को न्योता देकर चले जाओ। हमारे मायके वालों को तो अपने बेटी और दामाद से ही मतलब है। अरे बेटी के सास से थोड़ी ना मतलब है उनको। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है। तो समझदारी होनी चाहिए कि यदि बेटी के ससुराल में न्योता देने गए हैं तो न्योता बेटी को नहीं बल्कि बेटी के सास ससुर को दिया जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं, लेकिन समझ तो बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। अरे हम क्या इस रोड पर ही पड़े हैं जो उठकर कहीं भी चले जाएंगे? मम्मी जी ये क्या उल्टी बात कर रही हैं आप? मैं क्या उल्टी बात कर रही हूँ? जो होता है इस घर में वही तो बोल रही हूँ। उस दिन तुम्हारे चाचा चाची भी आए तो उन्होंने घर तुम्हारे हाथ में सौंपा। गलत तुमने ही घोड़ा है सुशीला। जब हमारा बेटा एक साल तक तुम्हें मनाता रहा आप और मेरी यदि जैसी किसी मान जाते तो उनको देखकर शाम से हम भी अपने बेटे की शादी करते और ये तुम सारे अरमान बता रही हो, ये सारे अरमान पूरे हो जाते। और जब आप इतनी बीमारी बताकर जाती हैं अपने कमरे में तो क्या हम आपको परेशान करेंगे? देखिए आप लोग बेकार में बहस मत कीजिए। आपको नहीं जाना है ना ऐसा नहीं तो आप है मत जाइए। आजकल मैं समय एक बदल दिन की गया छुट्टी ले है। लेता हूँ आजकल बच्चों की खुशी और मैं नीलम के साथ ही चला जाता हूँ। हाँ बेटा तू अपना काम धाम छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर काटते रह। बड़ा अच्छा है तेरा तो। लेकिन मम्मी किसी को तो जाना पड़ेगा ना, वो लोग खुद घर में आकर न्योता दिए हैं। क्यों बेटा तुझे इस बात में फर्क नहीं पड़ता कि तेरे ससुराल वाले मेरे घर आकर मेरा अपमान करके गए हैं? लेकिन मम्मी इसमें अपमान वाली क्या बात है? नीलम कह रही है ना कि आप कमरे में चली गई थी। वाह तू भी अब ऐसी बोली बोल रहा है। हाय राम मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली है जिसका कुनबा भी ऐसा है जिसे जीरा घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ो, कभी इसके बुआ के यहाँ ये है, कभी इसके चाचा के यहाँ वो है, कभी इसके जीजा के यहाँ वो है। अरे इन लोगों के यहाँ कोई काम धंधा होता नहीं क्या? इतना बड़ा कुनबा है। मेरी ये मती मारी गई थी जो थोड़ी से दहेज के चक्कर में आकर इतने बड़े कुनबे वाले के यहाँ से बहू ले आई। ऊपर से मेरा एक बेटा वो काम धंधा संभाले, अपना घर द्वार देखे, या फिर इतने बड़े कुनबे वाले के यहाँ बस रिश्तेदारी निभाते रहे। अरे काम धंधा नहीं है क्या उनके पास? और रुपए पैसे भी तो लगते हैं ना, फोकट में कहीं आना जाना नहीं होता। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए इनके कुनबे के चक्कर में। देख बेटा आलोक तू अपने ससुरालियों के चक्कर मत लगा और अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे रुपए पैसे जोड़ेगा तो तेरी भविष्य के लिए काम आएगा। इनका क्या है? इनका तो कुनबा इतना बड़ा है कि प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं करता। अरे आज बुआ के यहाँ जाना है, कल फिर कहेगी कि अपने चाचा के यहाँ चलो। तो बताओ आने जाने में रुपए पैसे नहीं लगेगा, समय बर्बाद नहीं होगा, तो कब तक अपने ऑफिस से छुट्टी लेता रहेगा? बस ये मम्मी जी ये क्या कुनबा लगा रखा है आपने? क्या शादी के समय में आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो आपको बड़ा प्यार आ रहा था और नाच कर रही थी आप मेरे कुनबे से। क्यों अब क्या हुआ आपको? अब क्यों हर रोज कुनबा का रट लगा रखते हैं आप? अरे मेरी शादी के समय में जब मेरे इतने बड़े कुनबे ने भर भर के गिफ्ट दिए थे आप लोगों को, तब मेरा कुनबा आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। तब तो आप अपने सारे रिश्तेदारों को बड़ा उछल उछल कर बता रही थी कि बहू का कुनबा इतना बड़ा है और इतने बड़े कुनबे की वजह से बहू को इतना दहेज मिला है। लेकिन अब क्या हो गया? लेते समय बड़ा अच्छा लगा आपको और आज आप मेरे कुनबे से आप लोगों को रिश्तेदारी निभानी है तो आपको मेरे कुनबे से दिक्कत हो गई? मतलब कुल मिलाकर लेना अच्छा लगता है आपको और देते समय रोना आ जाता है। और ये क्या देने की रेट लगा रखी है आप? इतना देना पड़ता है उतना देना पड़ता है। अरे उन लोगों ने तो हमें इतना दिया है जिसका आधा से आधा हिस्सा भी हम लोगों ने उनको वापस नहीं किया है। तो क्या देने का ही फर्ज होता है, देने का नहीं? और दूसरी बात जब भी आपके मायके पक्ष से या आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तब तो आप उछल उछल कर उनके साथ बैठते हैं, खूब पकवान पूरी खाती हैं उनके साथ बैठकर। लेकिन जब भी मेरा कोई आता है आपके सिर में अचानक से दर्द हो जाता है, कमर पीठ अकड़ने लगती है आपको। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब नहीं करूंगा। जैसे आपको अपनी रिश्तेदारी प्यारी है ना वैसे मुझे भी अपना मायका प्यारा है। आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए। और सुनिए जी आपको भी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आप चलकर मेरे मायके वालों से रिश्तेदारी निभाइए। आप अपना काम धंधा देखिए। रही बात मेरी रिश्तेदारी की है तो है वो मेरे रिश्तेदार और मैं उनसे रिश्तेदारी बखूबी निभाने लूंगी। और मम्मी जी मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आप बार बार ना मेरे कुनबे का बखान करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आप मेरे रिश्तेदारों को देखकर कमर पीठ का दर्द बताकर अपने कमरे में चली जाती है ना, मैं भी अगर वैसे ही करने लगूं तो सोचिए जो हम अपने रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलवाती है मेरे हाथ से वो सब कर लेंगी आप। देख ले बेटा देख ले। अरे इसकी इतनी हिम्मत तेरे सामने है तेरी माँ को कैसे कैसे जवाब दे रही है। अरे मुंह के मुंह पर दुनिया भर का सुना रही है और तू यहाँ पर चुप रहा होकर सुन रहा है। मम्मी मैं क्या बोलूं? सुशीला तुमने ये तो होना ही था। को काके जी इतना आप सहारा बार बार रही थी, इस तरह की बातें बोलेंगी मम्मी तो कोई सामने वाला कब तक सहन करने करेगा? हमारे सहन करने की भी एक सीमा होती है हर किसी की कोशिश करती है। कभी भी किसी से शिकायत भी इतनी करो जितनी वो बर्दाश्त कर सके। हमारी बहू को किसी प्रकार की एक काम करो नीलम तुम जाकर पैकिंग कर लो, हम दोनों चलेंगे तुम्हारी बुआ के घर।
धन्यवाद जी। बच्चों की जिंदगी में भारी पड़ जाती है। ठीक है माँ, अब आप भी अपनी शिकायतों की पुलिंदे के साथ यहाँ के लिए बैठी रहें। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओगे तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं गुड़िया के लिए घर में क्या करूँगी? एक काम करो ना, मुझे भी ले चलो अपने साथ। मम्मी, काश ये बात आप पहले ही समझ लेती तो आज आपको इतने अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। ना चाहते हुए भी हमने आपको इतना अपमान किया, माफ करना मुझे। और हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अपने पास के लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये याद क्यों नहीं रहता कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आ पड़ेगी या हम कोई तकलीफ में होंगे तो दूर के लोग तो बात करेंगे, पहले जो हमारे साथ रहता है वही हमारे काम आएगा। पूरे घर अरे मम्मी, हंस के करे चाहे रो के करे, सास ससुर की सेवा तो उनकी बहू ही करती है। खुशी रहती है। मम्मी, लेकिन मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, जिस दिन से नीलम इस घर में आई है उस दिन से आज तक आपने उसे अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा है। फिर भी उसने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। इसीलिए आपके पास अभी भी समय है। यदि आपने अपने व्यवहार को नहीं संभाला तो आप आज की तरह हमेशा के लिए रह जाएंगी। दूसरे घर ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। खुद ब खुद उसकी अच्छाई नजर आ जाएंगी। हमारी बहू को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहती है? जो मैं बहू के रिश्तेदारों से हमारा और कोई नहीं है। एक ही बहू बेटी है हमारे। तो आज तुम्हारे हाथ पे चल रही है तो ठीक है, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास मेरी बहू बेटी ने करा दिया है। इसी प्रकार की बीमारी से हमारे हाथ पे जैसे मैं अपने रिश्तेदारों का आदर सम्मान बहू बेटे ही हमारी सेवा करेंगे। बहू के रिश्तेदारों का आदर सम्मान करो। कोई नाते रिश्तेदार बताइए या कोई पड़ोसी नहीं आप लोगों आएगा को हमारी सेवा छोटी सी करने। कहानी कैसी लगी? तुम्हें यदि कहानी अच्छी लगी हो सारी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना और इस तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। सुशीला को समझाना मतलब पत्थर पे अपना सर पटकना है। ना जाने ऐसी कैसी नाराजगी है बहू से, उसको क्या पता ये कभी अपनी बहू को समझेगी कि नहीं, या बस हमेशा ऐसे ही तनातनी चलते रहेगी। इतनी अच्छी किस्मत है हमारी, इतनी अच्छी बहू मिली है हमें। किसी दिन ऐसा ना हो कि इसकी कलह भरी बातें सुनकर बहू बेटे ही इस घर से चले जाएं। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम लोग कहीं घूम कर आ जाएं। हाँ हाँ बेटा जाओ। पापा जब से शादी हुई है हम लोग कहीं गए भी नहीं है और घर में अच्छा भी नहीं लगता है अब तो। बेटा कहाँ से अच्छा लगेगा? दिन रात तो तुम्हारी माँ की किलकिल खत्म नहीं होती है। तुम्हारी माँ जो दिन रात ऊटपटांग बातें करती रहती है उन सबको सुन सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ पापा, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए हम दोनों कहीं घूम कर आ जाते हैं। हाँ बेटा जाओ। बहू भी बेचारी न मायके जा सकती है न कहीं जा सकती है, कभी कहीं जाने की जिद भी नहीं करती वो, तो तुम ही अपने मन से उसको घुमा कर ले आओ। ठीक है पापा, ठीक है पापा, मैं कल की ही टिकट बुक कर लेता हूँ। हाँ बेटा जाओ जाओ, अपना मूड फ्रेश करके आओ। इस घर में ना ही शांति है ना ही चैन सुकून है। तुम्हारी माँ की जली कटी बातें सारा दिन ही खराब कर देती है। हाँ पापा। ठीक है पापा मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। क्या हुआ? कौन कहाँ जा रहा है? तुम्हें इससे क्या करना है? तुम तो बहू बेटों से मतलब रखती नहीं हो ना, और तुम्हारे लिए तो और अच्छी बात है। कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही। तुम्हारी बहू घर से बाहर तो जा रही है। बातें मारना छोड़कर सीधे सीधे बताओगी कहाँ जा रही है वो लोग? प्रशांत बोल रहा था जब से शादी हुई है तब से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, इसलिए कल वो लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। ठीक है जाने दो, मुझे उससे क्या करना है? वो लोग कहीं जाएं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है पापा जी हम लोग चलते हैं। हाँ पापा, माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, तुम जाओ। ये तो माँ की आवाज है पापा। हाँ बेटा। क्या हुआ माँ आपको? उठिए उठिए मम्मी जी उठिए। मम्मी जी बेहोश हो गई हैं, मम्मी जी को पकड़ कर उठाओ। सुशीला तुम ठीक तो हो ना? पापा मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। लगता है पैर फिसलने के कारण माँ गिर पड़ी हैं। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी। डॉक्टर साहब आ गए आप? क्या हुआ है आपकी माँ को? पता नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग कमरे में आए, मम्मी जी बेहोश पड़ी थी। ठीक है मैं देखता हूँ इन्हें। गिरने के कारण आपकी माँ जी की कमर में मोच आ गई है और ये मोच इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। कम से कम इन्हें 15 दिनों तक बेड पर ही रहना पड़ेगा। अभी आपकी माँ जी चल फिर भी नहीं पाएंगी, ना ही उठकर बैठ सकेंगी, इसलिए सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा उनका काम, तो ही आपकी माँ जी ठीक हो सकती हैं, वरना कोई भी चांस नहीं है। इस उम्र में यदि ये सब होता है तो बहुत मुश्किल से रिकवरी हो पाती है। यदि अम्मा जी की अच्छे से सेवा हुई तो अम्मा जी 15 दिन 20 दिन में उठकर बैठ जाएंगी, वरना कहो ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी अम्मा जी को बिस्तर पर ही रहना पड़े। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत सेवा करूंगी अपनी माँ जी की। ठीक है तो मैं कुछ गोली दवाइयाँ दे देता हूँ इन्हें, समय समय पर दवाई गोली देते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है तो मैं चलता हूँ अब, अम्मा जी का ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। अब क्या होगा बहू, तुम्हारी माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? पापा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप देखना बहुत जल्द हमारी मम्मी जी पहले जैसे ही चलेंगे फिरेंगे। लीजिए मम्मी जी खिचड़ी खाइए। इसी तरह रिद्धि ने अपनी सास का बहुत ख्याल रखा। रिद्धि ने समय समय पर सुशीला जी को खाना, पानी, दूध, दवाई, गोलियां सब चीज समय पर दी और दोनों टाइम गरम तेल से उनकी मालिश भी करती थी। इसी तरह पूरे 1 महीने तक रिद्धि ने सुशीला जी की सेवा की और आखिर 1 महीने
कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा मैं, अब तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सुशीला, बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसा बैठा देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ माँ, आप नहीं जानती, आप जब बिस्तर में थी तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा चिंता होती थी आपकी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप इतने जल्दी ठीक हो गई। बेटा भगवान के साथ साथ मैं तुम्हारी पत्नी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रिद्धि बेटा, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी बहुत सेवा की। जिस दिन से तुम मेरे घर शादी होकर आई थी, मैंने तुम्हें सिवा नफरत के कुछ नहीं दिया। मैं क्या कुछ नहीं बोला, तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया बेटा मैंने, फिर भी तुमने कभी उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा मेरे दिल में अपने लिए जगह बनानी चाहिए बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार और अपनापन की जगह सिर्फ नफरत और सिर्फ अपमान दिया है बेटा। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरे लिए जो किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती बेटा। आज यदि मैं ऐसी बैठी हूँ तो तुम्हारी ही देन है बेटा, तुम्हारे कारण ही आज मैं ऐसी बैठी हूँ। तुमने मेरी कितनी सेवा की है बेटा, आज तक मैंने तेरे साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माफी के लायक तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मम्मी जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरी माँ से बढ़कर हैं मेरे लिए। मैंने तो हमेशा आप में अपनी माँ ही देखी है बेटा, ये तो तेरा बापपन है जो तू ऐसा बोल रही है, वरना तेरी जगह कोई और बहू होती बेटा तो वो लड़की कहती कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, तो इसने मेरे साथ किया भी तो है इतना अत्याचार। लेकिन बेटा तू सबसे बिल्कुल अलग है, तेरे पापा जी सही बोलते थे, है ना जी? आप बोलते थे कि सुशीला देखना एक दिन तुम खुद ही पछताओगी अपने किए पर। और देखो जी, आपकी बात बिल्कुल सच हो गई, मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे के अरमानों का और अपने अरमानों का गला घोट दिया। काश बेटा, यदि मैं तेरी शादी के लिए खुशी खुशी मान गई होती तो कितने अच्छे से कितने धूमधाम से तेरी शादी होती, लेकिन नहीं, मेरी ही मति में पत्थर पड़े थे जो मैं तेरी बात नहीं मानी बेटा। तूने तो पूरे 1 साल तक मुझे मनाया है, लेकिन मैं रूढ़िवादी विचारधारा और ख्यालों के साथ जीती रही। लेकिन बेटा अब तो जरा भी चिंता मत कर, मैं तेरी शादी दोबारा करूंगी और अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी मैं तेरे साथ। जो हो गया उसे बीता हुआ समय सोचकर मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगी तेरे और हमारे जीवन की। ऐसी शादी करूंगी कि पूरे गांव में मेरे बेटे की शादी की चर्चा होगी। ढोल नगाड़े बाजे गाजे सहनाइयां सब बुलवाऊंगी मैं अपने बेटे की शादी में। मेरा अरमान था मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, अब मेरा बेटा सर पर सहरा भी बांधेगा और घोड़ी भी चढ़ेगा। सुशीला, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मेरे हृदय में कितनी खुशी हो रही है। धन्यवाद मम्मी जी।